हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम अपने इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे वैल्यू चेन एनालिसिस, जो अपना पेपर 5 के लिए एक चैप्टर 1 में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैल्यू चेन एनालिसिस ये एक चैप्टर 1 में सबसे बड़ा लेंथी टॉपिक ही है, वैल्यू चेन एनालिसिस। तो इसको कंटिन्यू करते हैं आज। वैल्यू चेन एनालिसिस को पहली बार इंट्रोड्यूस किया था माइकल पोर्टर ने 1985 में। ये उनके पायनियर है। वैल्यू चेन एनालिसिस में पहले देखते हैं वैल्यू चेन का मतलब क्या होता है। वैल्यू चेन का मतलब होता है कि एक फर्म जितने भी एक्टिविटी करती हैं, जैसे डिजाइन, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, प्रोडक्ट डिलीवरी और उसके जो सपोर्टिंग एक्टिविटी होते हैं, ये सब को वैल्यू चेन कहते हैं। वैल्यू चेन में दो तरीके के एक्टिविटी होते हैं, एक वैल्यू एडिंग एक्टिविटी, एक नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी। और वैल्यू चेन एनालिसिस का मतलब क्या होता है? वैल्यू चेन एनालिसिस का मतलब होता है कि वैल्यू चेन में जितने भी एक्टिविटी हो रहे हैं उनको एनालाइज करना कि कौन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी है, कौन नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी है, और कौन फाइनल प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड कर रहे हैं और कौन वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं। इसी को कहते हैं वैल्यू चेन एनालिसिस। मतलब वैल्यू चेन में जितने भी एक्टिविटी है उनको एनालाइज करना वैल्यू चेन एनालिसिस कहलाता है। अब इसमें एक चार्ट है। एक्टिविटी, जो वैल्यू चेन में जो एक्टिविटी है उनको मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक प्राइमरी एक्टिविटी, एक सेकेंडरी एक्टिविटी। ये ऑपरेशन से रिलेटेड होते हैं। प्राइमरी एक्टिविटी का मतलब होता है वो एक्टिविटी जो डायरेक्टली इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करने के लिए इन्वॉल्व होते हैं। मतलब कोई रॉ मटेरियल आया, उसको हम अब फिनिश गुड्स में बना रहे हैं, ये प्राइमरी एक्टिविटी है। मतलब हम इसमें डायरेक्टली देख सकते हैं कि हाँ एक ट्रांसफॉर्मेशन का काम हो रहा है, इसको प्राइमरी एक्टिविटी कहते हैं। और सेकेंडरी एक्टिविटी में वो एक्टिविटी जो प्राइमरी एक्टिविटी को सपोर्ट करे, जैसे रॉ मटेरियल का प्रोक्योरमेंट हो गया, फिनिश गुड्स को वेयर हाउसिंग करना हो गया, एडमिन सपोर्ट जो होते हैं वो सेकेंडरी एक्टिविटी में आ गए। एचआर मैनेजमेंट, इम्प्लॉय का देखरेख करना, इम्प्लॉय का रिक्रूटमेंट करना, ट्रेनिंग करना, ये सब सेकेंडरी एक्टिविटी है। ये कहीं ना कहीं प्राइमरी एक्टिविटी को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं, इसीलिए सेकेंडरी एक्टिविटी होता है। अब इनको हम लोग डीप में देखेंगे, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी। ये जितने भी टॉपिक हैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इसे केस एनालिसिस और केस स्टडी आ सकते हैं। अब प्राइमरी एक्टिविटी में हम लोग देखेंगे प्राइमरी एक्टिविटी में क्या क्या एक्टिविटी इंक्लूड होते हैं। इसके पहले ये एज्यूम करिए कि एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में होता क्या क्या है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में पहले तो हम लोग किसी प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल को हम लोग परचेज करते हैं। फिर रॉ मटेरियल को परचेज करने के बाद उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मतलब उसको हम लोग ऑपरेट करते हैं, उसको ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए एक्टिविटी करते हैं। फिर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स बनने के बाद जब वो बन जाता है तो हम लोग उसको वेयरहाउस में स्टोर करते हैं। उसके बाद उसको सेल करने के लिए हम लोग मार्केटिंग करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं। फिर जब वो कस्टमर के रीच में आ जाता है, कस्टमर के पास पहुंच जाता है, फिर हम लोग आफ्टर सेल सर्विस देते हैं, जैसे वारंटी इंक्लूड होते हैं या रिप्लेसमेंट हो गए, ये होते हैं। ये एज्यूम करके हम लोग देखते हैं। तो प्राइमरी एक्टिविटी में पहला आ गया इनबाउंड लॉजिस्टिक। इनबाउंड लॉजिस्टिक का मतलब हो गया रॉ मटेरियल को परचेज करना, उसको स्टोर करना और उसको जिस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जहां जहां जरूरत है वहां डिस्ट्रीब्यूट करना। ये हो गया इनबाउंड लॉजिस्टिक। सेकंड आता है ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब हो गया इनपुट को आउटपुट में बदलना, ये हो गया ऑपरेशन। इसमें आता है मशीनिंग, मशीन के अंदर जितने भी एक्टिविटी हो रहे हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है। फिनिश गुड्स का पैकिंग करना, उसका टेस्टिंग करना, उसका मेंटेनेंस, ये हो गया हमारे ऑपरेशन का पार्ट। उसके बाद आता है आउटबाउंड लॉजिस्टिक। मतलब फिनिश गुड्स अब बन गया, अब उसको कलेक्ट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, स्टोर करना, ऑर्डर प्रोसेसिंग करना, ये सब हो गए हमारे आउटबाउंड लॉजिस्टिक के पार्ट। इन सबको आउटबाउंड लॉजिस्टिक बोलते हैं। फिर जब ये सब हो गया, जब गुड्स को वेयर हाउस में स्टोर करने के बाद होता है अब गुड्स को हम लोग कस्टमर तक कैसे पहुंचाए, कस्टमर के रीच में कैसे है, तो उसके लिए होता है मार्केटिंग एंड सेल्स। मार्केटिंग एंड सेल्स में आता है कि अब
हम मान लीजिए हमारा प्रोडक्ट नया है, तो ये कस्टमर को पता कैसे चलेगा कि ये प्रोडक्ट आया है बाजार में, इस टाइप का प्रोडक्ट है। उसके लिए हम लोग एडवर्टीजमेंट यूज करते हैं। फिर हम लोग अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज करते हैं, जैसे फैक्ट्री से होलसेलर के पास गया, होलसेलर के पास रिटेलर के पास गया, रिटेलर से फिर वो कस्टमर के रीच में आता है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो गया। फिर प्रोडक्ट का हम लोग प्रमोशन करते हैं, अलग अलग डिस्काउंट ऑफर देते हैं, अलग अलग ई प्लेटफॉर्म में उसको रजिस्टर करते हैं। तो ये हो गया हमारा मार्केटिंग एंड सेल्स का पार्ट। तो मार्केटिंग एंड सेल्स के बाद अब फिर आता है आफ्टर सेल सर्विस। आफ्टर सेल सर्विस का मतलब हो गया कि मान लीजिए प्रोडक्ट में खराबी आ गई, तो उसका वारंटी पीरियड में तो उसको वारंटी में रिप्लेस करना, या कोई पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट डैमेज हो गया तो उसको रिप्लेसमेंट करना, वगैरह वगैरह सर्विस। इंस्टॉलेशन सर्विस, मान लीजिए हम एसी खरीदते हैं तो एसी में आफ्टर सेल सर्विस होता है इंस्टॉलेशन सर्विस। ये हो गया हमारे 5 प्राइमरी एक्टिविटी। 5 प्राइमरी एक्टिविटी क्या क्या हो गए? इनबाउंड लॉजिस्टिक, ऑपरेशन, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड आफ्टर सेल सर्विस। और ये सब जो एक्टिविटी नीचे बॉक्स में है, ये आफ्टर ये 5 एक्टिविटी में क्या क्या इंक्लूड होता है, ये पूरा अपने को देख के जाना है, एग्जाम में आ सकता है पूरा। उसके बाद आता है हमारा सेकेंडरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या क्या आता है? सेकेंडरी एक्टिविटी 4 होते हैं। एक होता है प्रोक्योरमेंट, दूसरा होता है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, तीसरा होता है एचआर मैनेजमेंट, और चौथा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रोक्योरमेंट का मतलब हो गया कि जो रॉ मटेरियल हम लोग प्राइमरी एक्टिविटी में खरीदते थे उसका परचेजिंग करना, सप्लायर सेलेक्ट करना, ये सब हो गया हमारे प्रोक्योरमेंट का पार्ट। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का मतलब हो गया कि जैसे सैप है उसको डेवलप करना या उसको खरीदना, उसको इम्प्लीमेंट करना, हार्डवेयर का नॉलेज, मशीन का रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस, ये हो गया हमारे टेक डेवलपमेंट। एचआर मैनेजमेंट में आते हैं एम्प्लॉय का सिलेक्शन करना, उनका रिक्रूटमेंट, उनका प्रमोशन, उनका सैलरी डिसाइड करना, अप्रेजल पॉलिसी, ये हो गया हमारे एचआर मैनेजमेंट में। और इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हो गया एक टाइप से बोल सकते हैं एडमिन फंक्शन, जैसे अकाउंटिंग करना, लीगल एस्पेक्ट, गवर्नमेंट अफेयर्स को संभालना, मैनेजमेंट में किस तरह से और इम्प्रूवमेंट हो, ये सब होगा हमारे सेकेंडरी एक्टिविटी। तो ये जो है ये हमारे अभी हम लोग पढ़े 4 सेकेंडरी एक्टिविटी जो है प्रोक्योरमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, एचआर मैनेजमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये उनसे रिलेटेड पॉइंट। ये हमारा वैल्यू चेन एनालिसिस में 2 एक्टिविटी कंप्लीट हो रहा है, प्राइमरी एक्टिविटी और सेकेंडरी एक्टिविटी। अब हम लोग देखेंगे वैल्यू चेन एनालिसिस का बेनिफिट और लिमिटेशन। वैल्यू चेन एनालिसिस का बेनिफिट क्या है? वैल्यू चेन एनालिसिस इट हेल्प्स इन फोकसिंग कोर एरिया ऑफ द बिजनेस। ठीक है, ये हम इसमें वैल्यू एडिंग एक्टिविटी को हम लोग फोकस करके और उसमें कैसे इंप्रूव कर सकते हैं ताकि हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़े। तो ये वैल्यू चेन एनालिसिस का बेनिफिट है। इट हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी एंड क्रिएट स्पेशल फोकस ऑन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी। मतलब जो हमारे नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी नहीं है, जैसे फालतू काम जो लेबरर्स करते हैं कि 8 घंटा का काम है, 6 घंटा काम कर रहे हैं, 1 घंटा पत्तियां खेल रहे हैं, या 1 घंटा इधर उधर गपास्टिक कर रहे हैं, तो ये सब को कम करना, ये वैल्यू चेन एनालिसिस को काम है। उसके बाद हो गया डेवलपिंग कॉस्ट लीडरशिप और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। तो कॉस्ट लीडरशिप और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी हम लोग वैल्यू चेन एनालिसिस के थ्रू डेवलप करते हैं। इट ऑल्सो फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, और ये परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को डेवलप करने में मदद करता है ताकि हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़े। इट असिस्ट इन डिटरमाइनिंग बेस्ट वे फॉर डेवलपिंग हायर लेवल ऑफ कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस। वैल्यू चेन एनालिसिस के थ्रू हम अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और इंप्रूव कर सकते हैं। ये कैसे इंप्रूव होगा कि वैल्यू चेन एनालिसिस से हम अपना वैल्यू एडिंग एक्टिविटी में फोकस करके हम अपना कोर फील्ड जो है बिजनेस का उसको इंप्रूव करें, तो हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, हमारा कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगा। लिमिटेशन ऑफ द वैल्यू चेन एनालिसिस। लिमिटेशन क्या है? अब वैल्यू चेन एनालिसिस जितना सिंपल दिखता है उतना सिंपल होता नहीं है प्रैक्टिकल में। इसमें होता क्या है, इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड अफेयर्स एंड क्रिएट फ्रस्ट्रेशन फॉर मैनेजमेंट। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। वैल्यू चेन एक्टिविटी में वैल्यू एडिंग एक्टिविटी, नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी को सेपरेट करना बहुत ही मुश्किल है। ये बहुत ही मतलब टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव भी है। ये मैं थर्ड पॉइंट बोल दिया। सेकेंड पॉइंट है
इट हैज ए लीनियर अप्रोच एंड इग्नोर्स द कंसेप्ट ऑफ द वैल्यू चेन। ये एक सीधा देखता है कि हाँ कौन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी है, नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी है ना। अगर कोई एक्टिविटी ऐसा है जो नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी में है, लेकिन वो उससे वैल्यू हमारा एम्प्लॉय को मिल रहा है, ठीक है, लेकिन वो नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी में है, तो उसको वो इग्नोर कर देता है। तो मतलब ये वैल्यू नेटवर्क जिससे वैल्यू क्रिएशन हो रहा है लेकिन वो नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी है, उसको इग्नोर कर देता है। वैल्यू चेन एनालिसिस सर्विस सेक्टर में अप्लाई नहीं होता। ये 99% केस में बोल सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ही एप्लीकेबल होता है। इसका ज़्यादा बेनिफिट सर्विस सेक्टर को नहीं मिल पाता। एक तरीके से बोलिए सर्विस इंडस्ट्री में उतना यूज नहीं होता है क्योंकि ये उसके अकॉर्डिंग नहीं बनाया गया है। ये उसका हो गया बेनिफिट और लिमिटेशंस वैल्यू चेन एनालिसिस के 5.4 पॉइंट। अब हो गया स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर वैल्यू चेन एनालिसिस। इसका मतलब हो गया वैल्यू चेन एनालिसिस का स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क क्या है, मतलब किस किस कंपोनेंट को देखते हुए वैल्यू चेन एनालिसिस को बनाया गया है। एक हो गया इसमें 3 आते हैं, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस, कोर कंपिटेंस एनालिसिस एंड सेगमेंटेशन एनालिसिस। अब इसको हम लोग तीनों को डीप में देखेंगे। पहला है इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस। इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस में हम लोग देखते हैं कि आज जिस इंडस्ट्री में हम हैं या अगर किसी इंडस्ट्री में हम अपना बिजनेस जमाना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं, वो इंडस्ट्री प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। ये हो गया इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस। तब कोई इंडस्ट्री प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, ये हम लोग कैसे चेक करेंगे। ये हम लोग पोर्टर के जो 5 फोर्सेस मॉडल है उसको हम लोग यूज करेंगे और देखेंगे कि इंडस्ट्री प्रॉफिटेबल है कि नहीं। तो पोर्टर के 5 फोर्सेस मॉडल जो हम लोग को पता भी होगा, हम लोग पढ़ रखे होंगे, वो है 5 फोर्सेस मॉडल में 5 पॉइंट है। बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर, बायर का कितना बार्गेनिंग पावर है। सेकंड, बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर। थर्ड, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट और सर्विसेज। फोर्थ, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। और फिफ्थ हो गया राइवलरी एमंग फर्म। अब हम लोग इसको एक एक करके देखते हैं। बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर का मतलब हो गया कि बायर प्राइस को कितना नीचे कर सकता है, कितना वो मोल भाव कर सकता है। अगर वो ज्यादा क्वांटिटी कर देगा तो नॉर्मल सा बात है, नेचुरली वो जो प्राइस होगा उसको कम करने की कोशिश करेगा। और अगर उसके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन होंगे कि हाँ जो प्रोडक्ट मेरे पास मिल रहा है वही सेम दुकान में मिल रहा है या सिमिलर टाइप का प्रोडक्ट मिल रहा है, तो उसके पास ऑप्शन अवेलेबल है, तो वो और बार्गेनिंग करने की कोशिश करेगा। तो इससे उसका बार्गेनिंग पावर हाई होगा। और जब उसका बार्गेनिंग पावर हाई होगा ना, तो हमारा प्रॉफिट लो होगा। सेकंड आता है बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर। बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर का मतलब हो गया कि सप्लायर का क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, सप्लायर किस तरीका से कितना प्राइस में किस टर्म्स एंड कंडीशन में हमको अपना मटेरियल दे रहा है। अगर बाजार में जो मार्केट है वहां पे अगर सप्लायर जो होगा इनपुट का वो कम होगा, ठीक है, और अगर जिस इनपुट की हम लोगों को जरूरत है उसका स्कैर्सिटी होगा बाजार में, तो बार्गेनिंग पावर सप्लायर का हमेशा ज्यादा होगा। और जहां बार्गेनिंग पावर सप्लायर का ज्यादा होगा तो हमारा प्रॉफिट कम होगा क्योंकि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। अब आ गया थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट और सर्विसेज। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट और सर्विसेज का मतलब हो गया कि सिमिलर टाइप का प्रोडक्ट बाजार में कितना है, जैसे कि पेप्सी और कोको कोला बोल सकते हैं, स्प्राइट और 7 अप, इस टाइप के थ्रेट ऑफ न्यू सब्स्टिट्यूट। इसमें व्हेन मार्केट में सब्स्टिट्यूट ज्यादा अवेलेबल होगा, सिमिलर टाइप का प्रोडक्ट ज्यादा है, एक प्रोडक्ट के बदले दूसरा प्रोडक्ट से कंज्यूमर काम चला ले रहा है, तो हमारा जो प्रोडक्ट का प्रॉफिट होगा वो लो होगा। और अगर बाजार में सब्स्टिट्यूट कम होगा, नहीं हमारा प्रोडक्ट के जैसा प्रोडक्ट कोई बना ही नहीं रहा है या बाजार में अवेलेबल नहीं है, तो हमारा प्रॉफिट हाई होगा। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स का मतलब क्या है कि इस इंडस्ट्री में न्यू कमर्स कौन कौन है, कंपटीटर कितने, नए कंपटीटर कितने आ सकते हैं इंडस्ट्री में। तो ये डिपेंड करता है कि उस इंडस्ट्री में एंट्री कैसा है,
उस इंडस्ट्री में अगर कोई एंट्री बैरियर्स हैं, जैसे कि ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट का रिक्वायर्ड है, न्यू टेक्नोलॉजी का जरूरत है, लीगल फैक्टर्स बहुत हैं कि जिसके चलते कोई एंट्री नहीं कर सकता, तो अगर ये सब हाई है, अगर बैरियर्स टू एंट्री हाई है, दिक्कत है, इंडस्ट्री में आने में बहुत दिक्कत है, तब इंडस्ट्री का जो प्रॉफिट होगा ना वो हाई होगा। और अगर इंडस्ट्री में बैरियर कम है, कोई भी आ जा सकता है, तो हमारा जो इंडस्ट्री होगा उसका प्रॉफिट कम होगा। राइवलरी अमंग फर्म, राइवलरी अमंग फर्म का मतलब हो गया कि फर्म किस लेवल में कंपटीशन कर रहे हैं। अगर हमारे इंडस्ट्री में कंपटीटर बहुत हाई है और उनका जो कंपटीशन करने का तरीका बहुत ही गंदा है, मतलब एक तरीका से बोले तो एक दूसरे को बर्बाद करने में तुले हुए हैं, बहुत भयंकर कंपटीशन है। तो अगर भयंकर कंपटीशन होगा ना तो प्रॉफिट हमेशा लो होगा। और अगर कंपटीशन बहुत कम है, लार्ज नंबर ऑफ कंपटीटर नहीं है, कंपटीटर बहुत कम है, इक्का दुक्का है, तो हमारा प्रॉफिट हाई होगा। तो ये हो गया इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस। इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस को हम लोग देखते हैं, इवेलुएट करते हैं पोर्टर के 5 फोर्सेस मॉडल से। ये हो गया पहला स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क और वैल्यू चेन का पहला पार्ट, पहला फ्रेमवर्क। दूसरा फ्रेमवर्क हो गया कोर कॉम्पिटेंसीज एनालिसिस। कोर कॉम्पिटेंसीज एनालिसिस का मतलब हमारा जो यूनिक स्किल सेट और टेक्नोलॉजिकल नो हाउ है, जो हमारा प्रोडक्ट में किस तरीका से कस्टमर को वैल्यू एड ऑन करता है, ये हमारा कोर कॉम्पिटेंस एनालिसिस है। मतलब हम कस्टमर को क्या यूनिक चीज दे रहे हैं, क्या उसका प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड कर रहे हैं जो हमारा कंपटीटर नहीं कर पा रहा है, ये हमारा कोर कॉम्पिटेंस एनालिसिस। कोर कॉम्पिटेंस एनालिसिस क्या होता है, ये कलेक्टिव स्किल सेट है, पीपल, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, रिसोर्सेस, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ को मिला के एक कॉम्बिनेशन है जो एक प्रोडक्ट में दिखता है कि हाँ ये प्रोडक्ट हमारे कंपटीटर से बिल्कुल अलग है, या उसके थ्रू उस प्रोडक्ट का कंपटीशन हमारा कंपटीटर नहीं कर पा रहा है। ये कोर कॉम्पिटेंस एनालिसिस है। कोर कॉम्पिटेंस एनालिसिस में 2 चीज होते हैं, एक होता है डिफरेंशिएशन एडवांटेज और एक होता है लो कॉस्ट एडवांटेज। हम ये दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, ये दोनों नहीं कर सकते हैं। प्रोडक्ट, अभी दोनों को हम लोग देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। डिफरेंशिएशन एडवांटेज को हम लोग कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएट करके मतलब हम अपना प्रोडक्ट एकदम यूनिक बना रहे हैं, मेरा ऐसा प्रोडक्ट कोई नहीं बना रहा है। और कस्टमर जो प्रोडक्ट यूज कर रहा है, जो उसको सर्विस ऑफर हो रहा है, प्रोडक्ट या सर्विसेज, वो हमारे कंपटीटर से बहुत ही सुपीरियर है। जैसे एप्पल का प्रोडक्ट कोई भी हो, वो एकदम सुपीरियर क्वालिटी का है, वो अपना अलग ही सब कुछ यूज करता है, जैसे चिपसेट, ओएस, तो ये एक एकदम सुपीरियर है, एकदम अलग है। जब कोई इंडस्ट्री कस्टमर को एक सुपीरियर प्रोडक्ट देता है तो कंपनी कस्टमर से प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सकती है। तो ये फर्म को अलाउ करता है कि वो अपने कस्टमर से प्रीमियम प्राइस चार्ज करे। अब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन को हम लोग अचीव कैसे कर सकते हैं, हमारा इनोवेशन एकदम यूनिक होना चाहिए, सुपीरियर इनोवेशन होना चाहिए, हमारा प्रोडक्ट का क्वालिटी सुपीरियर होना चाहिए और कस्टमर से हम लोग को सुपीरियर रेस्पॉन्स मिलना चाहिए। सुपीरियर इनोवेशन मतलब हमारा एकदम रिसर्च R&D बहुत ही तगड़ा होना चाहिए, एकदम यूनिक फीचर वाला होना चाहिए। सुपीरियर क्वालिटी में प्रोडक्ट का क्वालिटी में कोई दाग नहीं होना चाहिए, एकदम मक्खन होना चाहिए। और कस्टमर रेस्पॉन्सिवनेस का मतलब हम कस्टमर को जो चाहिए वो कस्टमर को मिल पा रहा है। मतलब कस्टमर को चाहिए हाँ भाई कैमरा ये होना चाहिए, फोन हैंग नहीं करना चाहिए और एकदम स्मूथ चलना चाहिए, 4-5 साल बाद जो अपडेट आ रहा है वो मिलना चाहिए। ये हो गया कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस जो हम अपने प्रोडक्ट में दे रहे हैं। तो ये 3 के थ्रू हम अपना प्रोडक्ट में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं। एक आता है, अब दूसरा है लो कॉस्ट स्ट्रेटजी। लो कॉस्ट स्ट्रेटजी का मतलब हो गया, लो कॉस्ट स्ट्रेटजी को हम लोग अचीव करते हैं अपना जो टोटल कॉस्ट है प्रोडक्ट का उसको कम करके। इसमें क्या होता है कि मेरा जो प्रोडक्ट का टोटल कॉस्ट है वो मेरा कंपटीटर से कम है, जिससे हम अपना प्रोडक्ट बाजार में सस्ते में बेच सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग एनी क्वालिटी। इसमें क्या होता है, फर्म अपना कंपटीटर के कंपेयर जो प्रोडक्ट है उसको कम दाम में बाजार में छोड़ता है ताकि जो फर्म है वो मार्केट शेयर गेन कर सके।
या प्राइस, अगर लो कॉस्ट, अगर मेरा प्रोडक्ट का लो कॉस्ट है तो जो कंपटीटर अगर बार बार प्राइस स्लैश करके कम दाम में बाजार में प्रोडक्ट छोड़ रहा है तो हम उस प्राइस को मैच कर सकें। ये होता है मेन मोटिव लो कॉस्ट का। अब लो कॉस्ट एडवांटेज को हम अचीव कैसे कर सकते हैं? लो कॉस्ट एडवांटेज को हम लोग अचीव कर सकते हैं हाई वॉल्यूम ऑफ द परचेज। मेरा जो इनपुट है उसको अपने सप्लायर से बहुत हाई वॉल्यूम पे खरीदा है, जिससे हम लोग को बल्क डिस्काउंट मिल जा रहा है। गवर्नमेंट का सपोर्ट है, गवर्नमेंट का सपोर्ट मतलब गवर्नमेंट से हम लोग को सब्सिडीज मिल रहे हैं, टैक्स में इंसेंटिव मिल रहा है, जिससे हमारा कॉस्ट कम हो जा रहा है। लर्निंग का बेनिफिट, एक प्रोडक्ट को हम लोग बार बार बना रहे हैं जिससे हमारा जो लेबर है उसको पता चल गया कि हाँ इस प्रोडक्ट का आगे कैसे बनाएं, और मतलब उसमें टाइम कंज्यूमिंग कम हो रहा है, लर्निंग कर्व के बेनिफिट आ रहे हैं। तो इस तरीका से हम लोग अपने प्रोडक्ट का कॉस्ट को कम कर सकते हैं और लो कॉस्ट एडवांटेज गेन कर सकते हैं। ये हो गया कोर कॉम्पिटेंस एनालिसिस। कोर कॉम्पिटेंस एनालिसिस में दो हो गए, डिफरेंशिएशन एडवांटेज और लो कॉस्ट एडवांटेज। और एक थर्ड हो गया सेगमेंटेशन एनालिसिस। सेगमेंटेशन एनालिसिस का मतलब हो गया कि ये एनालिसिस रिवील करता है कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है डिफरेंट सेगमेंट में। मतलब अगर कोई सेगमेंटेशन एनालिसिस का जैसे कि एग्जांपल है, मान लीजिए कार है, ठीक है, मोटर व्हीकल। तो मोटर व्हीकल में बहुत सारे कंपोनेंट है, तो जितने भी कंपोनेंट है उनके अलग अलग इंडस्ट्री है। जैसे मोटर बनाने का अलग, शीशे जो लगते हैं गाड़ी में वो अलग, कांच लगते हैं ग्लास वो अलग, अलग अलग टूल्स के लिए अलग अलग हो गए स्पेयर पार्ट्स। तो ये हो गए सेगमेंट। तो ये एनालिसिस दिखाता है कि उस सेगमेंट में क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है। तो सेगमेंटेशन एनालिसिस हम लोग कैसे करते हैं? पहले किसी प्रोडक्ट का सेगमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। सेगमेंट आइडेंटिफाई करने के बाद उसका सेगमेंट मैट्रिक्स बनाते हैं। सेगमेंट मैट्रिक बनाने के बाद उस सेगमेंट को एनालाइज करते हैं कि उस सेगमेंट में क्या क्या है, क्या क्या उसके एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है, हम लोग इसमें आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो ये सेगमेंट का एनालाइज हो गया। फिर हम लोग देखते हैं इसमें की सक्सेस फैक्टर क्या है, ऐसा क्या है कि हम लोग इस सेगमेंट में आने के बाद सक्सेस कर जाएंगे, हम अपना जो ऑब्जेक्टिव उसको अचीव कर जाएंगे। और एक ब्रॉड और लास्ट है एनालाइज ब्रॉड वर्सेस नैरो सेगमेंट स्कोप। ब्रॉड वर्सेस नैरो सेगमेंट स्कोप का मतलब बहुत बार क्या होता है, कोई भी कंपनी किसी सेगमेंट में, नए सेगमेंट में जाना चाह रही है तो वो छोटे से शुरुआत करती है, जबकि उसके बड़े बड़े कंपटीटर बाजार में है उसी सेगमेंट में जो बहुत ही लार्ज स्केल में ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो कंपनी ऐसे में उस सेगमेंट में टिक नहीं पाते है। तो ये होता है ब्रॉड वर्सेस नैरो सेगमेंट अप्रोच। मतलब देखना है कि हम अपना कैपेसिटी के हिसाब से कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस साइज में ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये 5 पॉइंट है सेगमेंटेशन एनालिसिस के। ये अपना खत्म होता है 3 स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस। एक लास्ट टॉपिक इसमें है वैल्यू शॉप मॉडल और सर्विस वैल्यू चेन। जैसे वैल्यू चेन एनालिसिस सर्विस सेक्टर में उतना इफेक्टिव नहीं है, एक तरह से बोला जाए तो सर्विस सेक्टर में उतना काम नहीं आता है। तो उसको देखते हुए एक सर्विस वैल्यू चेन डिजाइन किया गया जो सर्विस सेक्टर में एक तरीका से वैल्यू चेन एनालिसिस का काम कर सकता था। इसका मेन पर्पस कस्टमर का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना था, ना कि उसमें वैल्यू क्रिएट करना। जो रियल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। वैल्यू शॉप मॉडल या सर्विस वैल्यू चेन बेसिकली टेलीकॉम इंडस्ट्री, इंश्योरेंस कंपनीज या बैंकिंग कंपनीज में अप्लाई होते हैं। इसमें भी प्राइमरी एक्टिविटी और सेकेंडरी एक्टिविटी है। पहले देखते हैं इसमें सेकेंडरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी एज सच वही है जो वैल्यू चेन एनालिसिस में है, इंफ्रास्ट्रक्चर, HR मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड प्रोक्योरमेंट। ये सेम है वो 4 पॉइंट, खाली इसमें प्राइमरी एक्टिविटी अलग अलग है। प्राइमरी एक्टिविटी क्या है? पहले इसमें हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम को फाइंड करते हैं और प्रॉब्लम को लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। फिर प्रॉब्लम का सोल्यूशन खोज के उसको सॉल्व करते हैं। फिर जितने भी सॉल्यूशन आए, जैसे एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशन है, तो उसमें जो बेस्ट सॉल्यूशन है उसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं। फिर उसको उस प्रॉब्लम में एग्जीक्यूट करके
उसको कंट्रोलिंग करते हैं। ये हो गया इसका प्राइमरी एक्टिविटी। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही। ये आज का ये 6 पेज का नोट्स है और जितना भी नोट्स है सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और सब इंस्टीट्यूट के जो मटेरियल है एज पर न्यू कोर्स वो सब कवर करते हैं। तो थैंक यू गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। जो वैल्यू चेन एनालिसिस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक बार देख के चल जाइएगा, इसके रिलेटेड केस स्टडीज आ सकते हैं। तो थैंक यू गाइज।